दोस्तों, हावड़ा एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से पुणे जा रही होती है, इसी हावड़ा एक्सप्रेस में ओम प्रकाश उम्र लगभग 65 प्लस वो बोगी नंबर 11 पर ऊपर वाली सीट पर आराम से सो रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ही मिनट में पुणे आने वाला रहता है। अब उनकी नींद खराब ना हो इसलिए वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखिए, अभी स्टेशन आने ही वाला है और अगले स्टेशन पर हम लोगों को उतरना है। मैं अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ क्योंकि रात इतने ज़्यादा मच्छर थे जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया। पत्नी कहती कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको उठा दूंगी। इसके बाद जो ओम प्रकाश रहते हैं वो गहरी नींद में चले जाते हैं, क्योंकि अभी उन लोगों का स्टेशन आने में 1 घंटे का समय रहता है। अब ओम प्रकाश की पत्नी जो कि जाग रही होती हैं और स्टेशन आने का इंतजार कर रही होती है। इससे पहले कि स्टेशन आता, ओम प्रकाश जो अभी गहरी नींद में रहते हैं वो उठ करके बैठ जाते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश जिनके कानों में एक ऐसी आवाज़ गूंजती है, वो आवाज़ ओम प्रकाश की नींद में खलल डालती है। ओम प्रकाश उठ करके बैठ जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि चाय बेच रही होती है। उसके कपड़े फटे रहते हैं, पैरों में चप्पल नहीं रहती, लेकिन ओम प्रकाश को यह आवाज़ जानी पहचानी लग रही होती है। ओम प्रकाश अपने सीट से नीचे उतरते हैं और उस लड़की के पीछे जाने लगते हैं। इधर जो ओम प्रकाश की पत्नी रहती है वो अपने पति से पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, अभी तो स्टेशन आने में आधे घंटे का समय बचा हुआ है। ओम प्रकाश अपनी पत्नी के किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं देते हैं और उस लड़की के पीछे चले जाते हैं। जैसे ट्रेन अपने सफर की ओर आगे बढ़ने लगती है, वो लड़की स्टेशन पर उतर जाती है। उस स्टेशन का नाम जमुई स्टेशन रहता है। ओम प्रकाश भी उस स्टेशन पर उतर जाते, जबकि उन्हें उतरना पुणे रेलवे स्टेशन पर था, जंक्शन पर था। लेकिन ओम प्रकाश उस लड़की के पीछे पीछे जमुई रेलवे स्टेशन पर उतर जाते। पत्नी हैरान परेशान फोन लगाती है तो घंटी बज तो रही होती है, लेकिन वो ऊपर वाली सीट पर होती है। अब पत्नी हैरान परेशान कि आखिर उसके पति गए तो कहाँ गए। वो जीआरपी वालों को फोन लगाती है कि उसके पति जो लापता हो गए हैं। जीआरपी वाले भी ओम प्रकाश को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं भी ओम प्रकाश को कुछ पता नहीं चलता है। और आखिर वो लड़की कौन है जिसकी आवाज सुनकर के ओम प्रकाश इतने व्याकुल हुए कि उस लड़की के पीछे ही चल पड़े। हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे, इस गुत्थी को भी सुलझाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उस्मान सैफी जैसी कहानी में आप लोगों के लिए जो चर्चित घटनाएं होती लेकर के आऊं। मैं चर्चित घटनाओं पर उस्मान सैफी की जैसे जब वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग उसे देखना ही नहीं पसंद करते हैं, इंप्रेशन बिल्कुल लो रहता है। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है दोस्तों? मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, उस्मान सैफी जैसा काम करना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं शायद उन्हें अच्छा काम पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है कि आप लोग मुझे जैसा कि उस्मान सैफी वीडियो बनाते हैं वैसी वीडियो बनाने में सपोर्ट करें दोस्तों, प्लीज। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैं अच्छी कहानियां बनाती हूँ जैसे उस्मान सैफी बनाते हैं, और यूट्यूब भी मेरी ऐसी वीडियोस का इंप्रेशन नहीं भेजता है, कभी 171 भेजता है तो कभी 40 भेजता है। बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आशा करती हूँ कि अगली बार आप लोग मेरी इस प्रकार की कहानी में मेरा सहयोग करेंगे और उसे पूरा सुनेंगे, देखेंगे। जैसे कि आप लोग उस्मान सैफी को सपोर्ट करते हैं वैसे मुझे भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप लोग अच्छी कहानियां नहीं सुनना चाहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। खैर, जो भी है, अब मैं बढ़ती हूँ अपनी कहानी की ओर। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और बाकी जो लोग चाहते हैं कि मैं उनका नाम अपनी वीडियो में लूं तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहां से देखा जा रहा है और कहां तक पहुंच रहा है। अब जो ओम प्रकाश रहते हैं वैसे तो वो रिटायर हो चुके होते हैं, पेंशन से ही उनका घर का खर्चा चल रहा होता है। ओम प्रकाश जिनकी 2 बेटियां रहती है, 1 बेटा रहता है। बेटे की शादी हो जाती है। अब बेटा अपनी पत्नी के साथ पंजाब में रह रहा होता है। अब जो ओम प्रकाश रहते हैं उनकी बेटे से और बहू से निभती नहीं है, इसलिए वो पूरे शहर में आ जाते हैं और यहीं पर एक छोटे से फ्लैट में अपनी धर्म पत्नी के साथ रहने लगते हैं। ओम प्रकाश की जो दूसरी बेटी रहती है वो पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन ओम प्रकाश अपनी उस बेटी के लिए रिश्ता खोज रहे होते हैं। वैसे तो ओम प्रकाश अपनी बेटी को ये साफ कह देते हैं कि देखो, तुम जितना पढ़ना चाहती हो उतना पढ़ लो, लेकिन शादी तुम्हें हमारी मर्जी से ही करनी होगी, क्योंकि एक बार हमने धोखा खा लिया है और अब दोबारा नहीं खाना चाहते। क्योंकि ट्रेन की बोगी में जिस लड़की की आवाज ने ओम प्रकाश के कानों में खलल डाल दिया था, वो आवाज
उन्होंने 6 साल बात सुनी थी, बल्कि उनकी बेटी सुरभि की रहती है। सुरभि की जैसे ही उसके पापा आवाज सुनते हैं तो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद जब वो अपनी बेटी की आवाज सुनते हैं, वो भी ट्रेन में भीख मांगते हुए, तो एक पिता का जो हृदय होता है वो अपनी बेटे के लिए तड़प उठता है, बेचैन हो जाता है। इसलिए वो सुरभि के पीछे पीछे चले जाते हैं और जमुई रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। इसके बाद वो सुरभि के पीछे जाते ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके, अपनी बेटी से पूछ सके कि आखिर वो ट्रेन में भीख क्यों मांग रही है। उसने तो शादी कर ली थी राजकुमार नाम के एक लड़के से, जो कि दूसरी जाति का था। इसीलिए उसके पिता ने अपनी ही बेटी से रिश्ता खत्म कर लिया था। अब वो बेचैन हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ। वो तो अपने पति के साथ अपना खुशहाल जीवन जी रही है, ये सोच करके वो कभी भी पीछे मुड़ करके अपनी बेटी को नहीं देखे थे। और अचानक आज जब ट्रेन में भीख मांगती हुई उनकी बेटी मिली, तो ओम प्रकाश जिनका हृदय पसीज जाता है और वो अपनी बेटी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इधर जो सुरभि रहती है, वो रेलवे स्टेशन के बाहर निकलती और दूर एक सुनसान इलाके में जाकर के वहां बैठ जाती, क्योंकि अब दोपहर का 1:30 बज चुका था। सुरभि जो कि सूखी रोटी अचार के साथ खा रही होती है। जैसे ही उसके पिता ये देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है कि वो बेटी जिसे वो पलकों पर बैठा करके रखते थे, और आज उनकी बेटी की हालत इतनी खराब हो गई है कि बेटी को सूखी रोटी खानी पड़ रही है। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि जब सुरभि भीख मांगती है, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो अच्छा खाना खा सकती है, लेकिन आखिर वो सारे पैसे कहाँ जाते हैं, किसके हाथ लगते हैं। अभी ओम प्रकाश दूर खड़े ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी एक व्यक्ति आता है जिसके मुंह पर रुमाल बंधा रहता है। उसका चेहरा साफ से नहीं दिख रहा होता है। वो सुरभि से उसके सारे पैसे वसूल लेता है और फिर उसे डांट फटकार करके वहां से चला जाता है। सुरभि अपने आंसू पोंछती है और फिर से वो रेलवे स्टेशन पर जाती है और भीख मांगने लगती है। ओम प्रकाश ये फैसला करते हैं कि जब तक वो सुरभि की सच्चाई नहीं जान लेते, तब तक वो सुरभि के सामने नहीं आएंगे। ओम प्रकाश वैसे ही करते हैं। अब वो हर दिन रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और सुरभि के साथ ट्रेन में चढ़ते हैं, सुरभि के पीछे पीछे रहा करते हैं। अब ऐसे ही 1 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है। ओम प्रकाश जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि बुद्धि सुलझने की बजाय और उलझती ही जा रही थी। इसलिए वो ये फैसला करते हैं कि जब वो आदमी पैसे लेने आएगा तो वो उसे पकड़ लेंगे। होता भी वैसे ही है। जैसे ही वो आदमी, वो पुरुष सुरभि से पैसे लेने आता है जो कि सुरभि ने भीख मांग करके इकट्ठा किए थे, तो ओम प्रकाश उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। दोनों में हाथापाई होती है। इसके बाद ओम प्रकाश को जब सच्चाई पता चलती है, यानी कि जब ओम प्रकाश उस व्यक्ति का चेहरा देखते हैं, तो दंग रह जाते हैं। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं। उसको थाने लेकर के जाते हैं और वहां पर उस पुरुष के खिलाफ, यानी कि उस व्यक्ति के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं रहता है, बल्कि वो सुरभि का वही पति रहता है जो कि दूसरी जाति का रहता है। सुरभि ने उससे लव मैरिज कर ली थी। अब ऐसे में पिता, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ, अब वो अपनी बेटी से पूछताछ करते हैं, तो बेटी अपने पापा से लिपट करके रोने लगती है और कहती कि पिताजी मुझे माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुआ था तो मुझे पता चला कि मेरे पति तो पहले से ही शादीशुदा है। उनकी एक पत्नी है और कई बेटे और बेटियां भी हैं। अब जैसे ही मुझे पता चलता है तो मैं अपने पति से कहती हूँ कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे, लेकिन मेरे पति अपनी पत्नी को तलाक नहीं देते हैं, बल्कि मुझसे भीख मंगवाने लगते हैं। वो कोई भी काम काज नहीं करते हैं। मैं जितने भी पैसे कमाती हूँ, मेरे पति उससे अपनी पत्नी का और अपने परिवार का पेट पाल रहे होते हैं। मैं बहुत मजबूर हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ना तो मैं घर आ सकती थी और ना ही गाँव आ सकती थी, क्योंकि कहीं भी मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। डर के मारे मैंने कभी आपको फोन नहीं मिलाया, ना तो आपसे बात करने की हिम्मत जुटा पाई कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया। ओम प्रकाश अपनी बेटी को समझाते और कहते हैं कि बेटा, सही और गलत इंसान की परख होना ये इतना आसान नहीं होता है। अभी कोई भी हो, अरेंज हो या लव हो, बुरा व्यक्ति बुरा ही रहता है, चाहे वो अरेंज हो या लव हो। जैसा कि निक्की के साथ हुआ, जरूरी नहीं है कि लव मैरिज सक्सेस हो या जरूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज सक्सेस हो। बात एक अच्छी इंसान की होती है। अगर तुम्हें एक अच्छा इंसान मिल गया तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाती है और शादी ताजीवन ताउम्र चलती है। अब बेटे की आंखें
आंसू से भर जाती हैं। पिता और बेटी उन्हें वापस लौट आते हैं और जो उसका पति रहता है वो अपने कर्मों की सजा जेल में सलाखों के पीछे काट रहा है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये प्रेरणादायक कहानी बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये सीख देने वाली कहानी से आपने क्या सीखा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।